हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम पढ़ने वाले हैं आपके डिरेक्ट फर्स्ट सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर बाल विकास एवं सीखने की प्रक्रिया के अंतर्गत आपके पवन सीरीज के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस की सीरीज में पार्ट वन में यहाँ पर हम टॉप 50 क्वेश्चंस को यहाँ पर हम पढ़ेंगे और बहुत ही अच्छे से सारे के सारे क्वेश्चंस को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अतलग उत्तरी प्रश्नों को पढ़ा चुकी हूँ मैं, अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। दोस्तों, सबसे अच्छी बात है कि सीरीज में जितने भी प्रीवियस ईयर में पूछे हुए प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाते हैं। तो सीरीज के सारे प्रश्नों को पढ़ करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे पवन सीरीज हो या राजन सीरीज हो, दोनों ही सीरीज के सारे प्रश्नों को हम सॉल्व करवाते हैं। तो TAT परीक्षण यानी कि टेट परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण का निर्माण किसने किया था? जो TAT परीक्षण है ये व्यक्तित्व परीक्षण है और इसका निर्माण किसने किया था? हरमन रोडसाक, मार्गन एवं मरे या मुरे, थर्स्टन या फिर सी कोड एवं बैकमैन। तो दोस्तों, राइट आंसर यहाँ पर है CAT परीक्षण। इसका निर्माण किया था मुरे एवं मार्गन ने। ठीक है, कहीं कहीं मरे एवं मार्गन लिखा होता है तो बिल्कुल सही है, मार्गन एवं मरे। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगर CAT परीक्षण पूछता है कैट परीक्षण, तो ये लियोपोल्ड बेलग ने किया था और ये छोटे बच्चों पर, ये 3 से लेकर के 11 वर्ष तक के बच्चों पर किया गया था और ये अभी आगे आप देखोगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान, मध्यांक, बहुलक या फिर प्रसार। तो राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन नंबर द प्रसार। क्वेश्चन नंबर 3 है संवेग का प्रकार नहीं है ध्यान, प्रेम, क्रोध या फिर भय। तो भय, क्रोध, प्रेम ये सब संवेग होते हैं और ये जन्म के समय शिशु के अंदर पाए जाते हैं। यही तीनों संवेग, भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों संवेग पाए जाते हैं जब बच्चा जन्म लेता है। वॉटसन ने बताया है ये। ठीक है, लेकिन ध्यान जो है ये संवेग के अंतर्गत नहीं आता है, तो ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है कोहलर ने अपने सीखने के सिद्धांत का प्रतिपादन किसके ऊपर प्रयोग करके किया था? तो कोहलर ने अपना जो प्रयोग किया था वो वनमानुष पर, चिंपैंजी पर किया था, जिसका नाम उन्होंने सुल्तान रखा था। और इनके सिद्धांत को हम क्या कहते हैं? सूझ का सिद्धांत या अंतर्दृष्टि का सिद्धांत कहते हैं, जो कि सीखने का सिद्धांत है। तो यहाँ पर ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है स्मृति का अंग नहीं है सीखना, धारण करना, चिंतन या फिर पहचान। तो दोस्तों, स्मृति के अंग में चिंतन नहीं आएगा, ऑप्शन नंबर सा जो है ये सही हो जाएगा। बाकी सीखना, धारण करना, फिर उसको, उसकी पहचान करना, उसको पुनः याद करना, ये सब स्मृति के अंग होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। ये देखिए सब के सब 2024 में पूछे हुए प्रश्न यहाँ पर आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 6 है कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं। यह कथन किसका है? यह किसने कहा है कि कल्पना की जो सामग्री है वो स्मृतियां हैं, वो मेमोरी हैं? बोरिंग व अन्य, गेट्स व अन्य, रेबर्न या फिर मैकडूगल। दोस्तों, इसका जो राइट आंसर है वो है सैमुअल। इसको आप लोग लिख लीजिएगा, सैमुअल टेलर कॉलरिज। ठीक है, ये ऑप्शन में दिया ही नहीं है। तो सैमुअल टेलर कॉलरिज का ये कथन है और उन्होंने इसको अपनी पुस्तक में लिखा है। उन्होंने अपनी पुस्तक बायोग्राफिया लिटरेरिया में ये लिखा है। ठीक है, तो इसको आप लोग सही कर लीजिएगा। ये आपके राजन सीरीज में सही दिया हुआ है ये आंसर। ठीक है, तो ये जो परिभाषा है कल्पना की सामग्री स्मृतियां हैं, यह कथन सैमुअल टेलर कॉलरिज का है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, तो यहाँ पर राइट आंसर सैमुअल टेलर कॉलरिज हो जाएगा। बाकी और ऑप्शन आप मिलाओगे तो आपको यही मिलेगा। तो यहाँ पर दूसरे ऑप्शन में एक तरीके से राजन सीरीज में इसको सही कर दिया गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है किसी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का अन्य दूसरी परिस्थिति में उपयोग करना क्या कहलाता है? जिसने भी क्लास को अच्छे से पढ़ा है, सारी क्लासेस मैंने पढ़ा दी हैं, तो आपको पता होगा कि किसी भी परिस्थिति में प्राप्त ज्ञान प्रशिक्षण का दूसरी परिस्थिति में अगर हम उपयोग कर रहे हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? सीखने का स्थानांतरण कहते हैं। 2024 में पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 8 है बहुलक के लिए संकेताक्षर का प्रयोग कौन सा होता है? तो बहुलक के लिए हम प्रयोग करते हैं दोस्तों, यहाँ पर देखिए Y, M, Z और S दिया हुआ है। राइट आंसर है Z।
क्वेश्चन नंबर 9 है धारण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रुचि, ध्यान, विकास या फिर स्मृति? तो ये स्मृति से संबंध है। धारण, पहचान, पुनः स्मरण, ये सब स्मृति के अंतर्गत आते हैं। 2024 में ही पूछे हुए प्रश्नों को भी आप देख रहे हो। क्वेश्चन नंबर 10 है निम्नलिखित में से गेस्टाल्ट सिद्धांत है। तो गेस्टाल्ट सिद्धांत में कौन कौन आते हैं? कोहलर, कोप्फा और वर्दीमर। और कोहलर ने कौन सा सिद्धांत दिया था? अंतर्दृष्टि या सूझ का सिद्धांत दिया था। तो यहाँ पर आप देखिए प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत नहीं होगा। इसके अलावा संबद्ध प्रतिक्रिया पॉलो ने दिया था, ये भी नहीं होगा। क्रिया प्रसूत ये स्किनर ने दिया था, ये भी नहीं होगा। राइट आंसर ऑप्शन ब अंतर्दृष्टि का सिद्धांत सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है प्रेरणा का तात्पर्य है सजीव प्रयास। यह कथन किसका है? गुड का, लॉवेल का, एवरिल का या वुडवर्थ का? तो राइट आंसर है एवरिल का। क्वेश्चन नंबर 12 है सामान्यीकरण सिद्धांत के प्रतिपादक हैं थॉर्नडाइक, CH जुड, स्किनर या फिर गेट्स व अन्य? तो राइट आंसर है CH जड या फिर CH जुड। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है रोडसा स्याही धब्बा परीक्षण में कार्डों की कुल संख्या कितनी होती है? 15, 20, 10 या फिर 30? तो राइट आंसर है दोस्तों 10। और ये भी देखिए 2024 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 14 भी। व्यक्तित्व परीक्षण की आत्मनिष्ठ विधि इसमें से कौन सी है? समाज मिति विधि, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कहानी पूर्ति या फिर जीवन इतिहास विधि? तो फ्रेंड्स इसमें राइट आंसर हो जाएगा जीवन इतिहास विधि, जिसमें व्यक्ति अपने जीवन के बारे में बताता है। आत्मनिष्ठ यानी कि खुद, आत्म मतलब खुद से बताता है। इसके अलावा प्रश्नोत्तर विधि भी इसी में आता है। क्वेश्चन नंबर 15 है जो प्रेरक सीखे जाते हैं उसे कहते हैं? जो चीजें हम आ करके पृथ्वी पर या फिर समाज में सीखते हैं वे प्रेरक होते हैं अर्जित प्रेरक। जैसे धन, संपदा, मान, पद, प्रतिष्ठा, ये सब आ करके हम इस दुनिया में अर्जित करते हैं। बाकी भूख, प्यास, नींद, क्रोध, ये सब जन्मजात आता है हमारे अंदर, तो ये जन्मजात प्रेरक हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है मध्यमान, मध्यांक, प्रसार या फिर बहुलक? तो राइट आंसर है प्रसार। 2024 तक में पूछे हुए प्रश्नों को देखने के बाद अब आप देखिए यहाँ पर 2023 के प्रश्न भी दिए हुए हैं यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 17 है थॉर्नडाइक ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों का प्रतिपादन किया या मुख्य कितने नियम दिए थे? तो मुख्य नियम 3 दिए थे, तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम और प्रभाव का नियम। तो ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 है और ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 270 होती है। और नॉर्मल ह्यूमन की अगर हम बात करें तो 206 हड्डियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन स्किनर ने किया था। ऑप्शन ब सही हो जाएगा। 2023 में पूछा हुआ प्रश्न है। और देखिए नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या वाला प्रश्न 2 बार पूछा है, 22 में भी पूछा है, 23 में भी पूछा है। तो ये कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो लगातार एग्जाम में पूछ लेता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास किस अवस्था में होता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था? तो राइट आंसर है किशोरावस्था में। 2023 में पूछे हुए सारे के सारे प्रश्नों को आप देख रहे हो, कुछ कुछ 22 में भी पूछे हुए हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है? शारीरिक विकास में, बौद्धिक विकास में, व्यावसायिक विकास में या समायोजन में? तो राइट आंसर दोस्तों है बौद्धिक विकास में कठिनाई होती है। अगर बच्चे का संज्ञानात्मक क्षमता बच्चे की सही से नहीं हो रही है या सही संज्ञानात्मक क्षमता का प्रयोग सही से नहीं हो रहा है तो बच्चे की बुद्धि का विकास सही से नहीं हो पाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। किसका कथन है? क्रो एंड क्रो का, वुडवर्थ का, डम्बिल का या एवरिल का? तो राइट आंसर है ये डम्बिल का कथन है और ये बहुत एग्जाम में पूछता है। क्वेश्चन नंबर 23 है बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है? 2022 और 2023 में लगातार ये प्रश्न पूछा गया। बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस अवस्था तक? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या सभी अवस्थाओं में? तो राइट आंसर है किशोरावस्था में बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? प्रेरणा, ध्यान, रुचि या फिर स्मृति? तो फ्रेंड्स चाहे सीखना हो, चाहे पढ़ना हो
जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो सबसे पहले हमारे अंदर एक मोटिवेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए सीखना जहाँ पर भी आप दिखेगा, सीखने को प्रभावित करने वाला या किसी काम को सीखने के लिए, किसी काम को करने के लिए हमें किस चीज़ की ज़रूरत होती है, तो मोटिवेशन की या प्रेरणा की ज़रूरत होती है किसी भी काम को सीखने के लिए। तो ये दोनों ही प्रश्न का आंसर अभिप्रेरणा या प्रेरणा ही होगा। तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है सब, आप देख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 25 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत। देखिए, अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के स्रोत में उद्दीपक है, आवश्यकता है, चालक है और प्रेरक है। ये चार जो है ये प्रमुख स्रोत हैं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के। ठीक है, तो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोत जो हैं चार हैं, उद्दीपक, आवश्यकता, चालक और प्रेरक। लेकिन यहाँ पर आप देखिए उद्दीपक, आवश्यकता, रुचि और उपयुक्त सभी दिया हुआ है। और आपके दोनों ही सीरीज में बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत रुचि दिया हुआ है, जबकि रुचि तो है ही नहीं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के प्रमुख स्रोतों में। उद्दीपक है, आवश्यकता है, चालक है और प्रेरक है, यही चार प्रमुख स्रोत हैं। और यहाँ पर देखिए ऑप्शन द में उपरोक्त सभी दिया हुआ है। ठीक है, तो आप लोग सही आंसर याद रखिए कि चार हैं प्रमुख स्रोत अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के बालक में, उद्दीपक, आवश्यकता, चालक और प्रेरक। अगर यहाँ पर चालक या प्रेरक में से कुछ दिया होता तो हम यहाँ पर उपयुक्त सभी राइट आंसर लगाते, लेकिन बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत रुचि दिया हुआ है आपके पवन सीरीज में भी और राजन सीरीज में भी। लेकिन जो प्रमुख स्रोत है अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के वो चार हैं जो मैं बता चुकी है आपको। ठीक है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। आपकी सीरीज में जो राइट आंसर दिया है वो मैंने बता दिया है कि रुचि दिया है, लेकिन जो अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के स्रोत हैं किसी भी बालक में वो चार होते हैं, उद्दीपक, आवश्यकता, चालक और प्रेरक। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुवांशिकता का वाहक होता है आरएनए, केंद्रक, जीन्स या शिरा। तो राइट आंसर है जीन्स, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है। तो फ्रेंड्स देखिए, व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि यहाँ पर पूछ रहा है व्यक्तित्व विधि, व्यक्तिगत यहाँ पर लिखा है लेकिन ये व्यक्तित्व विधि या व्यक्ति विधि, व्यक्ति विधि भी सही है, व्यक्ति विधि, वस्तुनिष्ठ विधि, प्रक्षेपण विधि या फिर ये सभी। तो व्यक्तित्व मापन की सबसे अच्छी विधि जो आपके इसमें आंसर सही दिया है आपकी सीरीज में वो प्रक्षेपण विधि दिया है, ऑप्शन सा सही दिया है। और अगर हम व्यक्तिनिष्ठ विधि की बात करें तो व्यक्तिनिष्ठ विधि कहीं ना कहीं सबसे अच्छी मानी जाती है, हालांकि सबकी कुछ ना कुछ अच्छाइयाँ और कुछ ना कुछ बुराइयां हैं। व्यक्तिगत विधि में या व्यक्तित्व विधि में जो चीजें आती हैं वो है साक्षात्कार लेना किसी का, प्रश्नावली यानी कि उस व्यक्ति से प्रश्न पूछ करके उसके व्यक्तित्व के बारे में जानना, उसका इंटरव्यू लेना, ये सब चीजें। व्यक्ति जीवन इतिहास विधि, उसके जीवन के बारे में उससे उसके जीवन के इतिहास के बारे में पूछना, यानी कि उस व्यक्ति को बैठा करके उसके सामने बैठ करके उसके व्यक्तित्व का परीक्षण करना, ये व्यक्तित्व मापन के अंतर्गत आता है, व्यक्तित्व या व्यक्ति विधि के अंतर्गत आता है। ठीक है, जबकि प्रक्षेपण विधि में हम दूसरे लोगों से उस व्यक्ति के बारे में जानते हैं कि दूसरे लोग या समाज, उसके मित्र, उसके परिवार के लोग कैसा सोचते हैं उसके बारे में। तो ये तीनों ही जो विधियां हैं ये व्यक्तित्व मापन की ही विधियां, यही तीन होती ही है, व्यक्तित्व विधि, वस्तुनिष्ठ विधि और प्रक्षेपण विधि या व्यक्तिनिष्ठ विधि भी इसी को कहते हैं, व्यक्तिनिष्ठ विधि। तो यहाँ पर दोस्तों जितनी भी विधियां हैं सबकी कुछ ना कुछ अच्छाइयां हैं, कुछ ना कुछ कमियां हैं। तो यहाँ पर सबसे अच्छी विधि यहाँ पर आपके इसमें सीरीज में तो प्रक्षेपण दिया है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो व्यक्तित्व विधि होती है ये काफी हद तक कहीं ना कहीं सही होती है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर भी मैं किसी का भी आंसर बिल्कुल करेक्ट नहीं बताऊंगी क्योंकि सभी की अच्छाइयां भी हैं, कमियां भी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर प्रश्न को इस तरीके से पूछना चाहिए था कि व्यक्तित्व मापन की कौन कौन सी विधियां हैं, तो हम यहाँ पर क्या लगाते हैं, उपरोक्त सभी, यानी कि व्यक्तिगत विधि भी है, वस्तुनिष्ठ विधि भी है और प्रक्षेपण विधि भी है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ करके ही कंफ्यूज कर दिया है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हम देखते हैं, भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है अभिरुचि से, व्यक्तित्व से, बुद्धि से या फिर इनमें से कोई नहीं। तो भाटिया बैटरी परीक्षण, भाटिया टेस्ट किस में हुआ था, बुद्धि परीक्षण से संबंधित है, ये बुद्धि का परीक्षण करने के लिए बनाया गया हमारे भारत में। क्वेश्चन नंबर 29 है, शिक्षा में सृजनात्मकता का प्रयोग किस रूप में होता है, सीखना, तर्क, चिंतन या कल्पना। तो चिंतन के रूप में होता है, कोई समस्या हमारे सामने आती है
तो उसको हम चिंतन करके ही क्या करते हैं, उस समस्या से हम निजात पाते हैं या उसका हम हल ढूंढते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं या कितनी स्थितियां होती हैं? 2023 में ही पूछा हुआ प्रश्न है। तो पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की जो स्थितियां हैं या जो स्टेजेज हैं वो 4 होते हैं। कौन कौन से? पहला होता है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जो कि जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक होता है। दूसरा होता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से लेकर के 7 वर्ष तक होता है। तीसरा होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक होता है। और चौथा होता है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या फिर जिसे हम कहते हैं औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। ये होता है 11 से लेकर के 15 वर्ष तक। क्वेश्चन नंबर 31 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास के अंतर्गत जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक के बच्चे आते हैं, तो ऑप्शन आ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? अभी आपने देखा है कितनी होती है, 270 होती है। 2022 में पूछे हुए प्रश्नों को यहाँ पर आप देखोगे। अब क्वेश्चन नंबर 33 है, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है? अभी आपने देखा है किसी भी काम को सीखने के लिए हमें सबसे ज्यादा जरूरत किसकी होती है? अभिप्रेरणा या प्रेरणा की। तो यहाँ पर ऑप्शन आ सही हो जाएगा, प्रेरणा। क्वेश्चन नंबर 34 है, सीखने की सही परिभाषा है? आदेशों का पालन करना, रटना, अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, या दूसरों के साथ काम करना। तो राइट आंसर है अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो प्रयत्न एवं भूल सिद्धांत का प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने किया था, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 है, बालक के नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, उसके शारीरिक विकास से, उसके धार्मिक विकास से, या चारित्रिक विकास से? तो राइट आंसर है उसके चरित्र के विकास से, उसके कैरेक्टर, यानी कि ऑप्शन द सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है? बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन, या राजनैतिक? तो आप सभी को पता है युंग ने व्यक्तित्व के 3 प्रकार बताए हैं, अंतर्मुखी, बहिर्मुखी और उभयमुखी। और ये यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर अ, बहिर्मुखी, यानी कि मनोवैज्ञानिक प्रकार से इन्होंने 3 प्रकार के व्यक्तित्व बताए हैं। क्वेश्चन नंबर 38 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है? तो आत्म मतलब खुद में केंद्रित, खुद में ही केंद्रित रहने वाला, जैसे कि लेखक हुआ, जो अपने ही अंदर या अपने ही विचारों में खोए रहते हैं और ज़्यादा लोगों से मिलते जुलते नहीं, ज़्यादा बातचीत नहीं करते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन आ जो है अंतर्मुखी, ये राइट आंसर हो जाएगा। 2022 में पूछा हुआ प्रश्न है सबका सब, यहाँ पर आप देखिए। क्वेश्चन नंबर 39 2023 में पूछा हुआ है, चिंतन के साधनों में एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण, या फिर सामान्यीकरण। तो राइट आंसर है संकेत, ऑप्शन आ जो है यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और ये प्रश्न भी आगे आपको कई बार देखने को मिलेगा। तो चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, यानी कि सिंबल। क्वेश्चन नंबर 40 है, बालक में विप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत है। अब देखिए फिर वही प्रश्न यहाँ पर पूछ रहा है, जैसा मैंने कहा आपसे कि उद्दीपक, आवश्यकता, चालक और प्रेरक, ये सब स्रोत हैं अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के, लेकिन रुचि कहीं नहीं दिया हुआ है। लेकिन हर जगह आपके सीरीज में भी रुचि ही राइट आंसर दिया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग याद रखिएगा, इसको आप लोग याद कर लीजिए। अगर यहाँ पर फिर मैं बता रही हूँ अगर चालक या प्रेरक दिया होता तो हम उपरोक्त सभी आंसर इसमें हम लगाते, लेकिन ऐसा दिया हुआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 41 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है, यह कथन किसका है? स्काउट का, जेब्स का, रायबर्न का, या रॉस का? राइट आंसर है स्काउट का। क्वेश्चन नंबर 42 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता होती है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है, या उपरोक्त सभी? दोस्तों राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 7, जिज्ञासु होता है। जो सृजनात्मक बालक होता है उसकी सबसे अच्छी विशेषता होती है कि वह जिज्ञासु होता है। क्वेश्चन नंबर 43 है, संवेग का प्रकार नहीं है। तो भय, क्रोध और प्रेम, ये तीनों क्या है? संवेग है, भय, क्रोध और प्रेम, लेकिन ध्यान नहीं है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। 2022 में ही पूछा हुआ प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44 भी। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, यहाँ पर दोस्तों उद्दीपन लिखा हुआ, लेकिन यहाँ पर होगा उद्दोलन, उद्दोलन, ठीक है। जिज्ञासा और उपलब्धि प्रेरक दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप देखिए उद्दोलन हो जाएगा राइट आंसर।
ठीक है, इसको रदन सीरीज में सही दिया हुआ है, पवन सीरीज में नहीं सही दिया है। तो फ्राइड के अनुसार आक्रामकता का कारण उद्दोलन होता है। क्वेश्चन नंबर 45 है, बाल विकास उपयोगी है बालकों के लिए, शिक्षकों के लिए, बालकों और शिक्षकों दोनों के लिए उपयोगी है, तो ऑप्शन सा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 है, शैशवावस्था का काल क्या है, तो आप सभी को पता है जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक, या जन्म से 6 वर्ष तक भी कहीं कहीं मिलता है, तो ऑप्शन ब हम सही लगाएंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, बालक प्रथम 6 वर्षों में बाद के 12 वर्षों का दूना सीख लेता है, दूना सीख लेता है, ये किसने कहा है? स्किनर ने, गुडेनफ ने, फ्राइड ने या गैसल ने? तो फ्रेंड्स ये कहा है गैसल ने। क्वेश्चन नंबर 48 है, शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है, ये किसने कहा है? वैलेंटाइन ने, क्रो एंड क्रो ने, वॉटसन ने या स्किनर ने? तो ये वैलेंटाइन ने कहा है, ऑप्शन अ सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 है, किशोरावस्था का काल कितना है, तो 12 से लेकर के 18 वर्ष तक, ऑप्शन ब सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 50 है, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है किस अवस्था में? शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में? तो राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा यहाँ पर किशोरावस्था में, ऑप्शन सा सही हो जाएगा। और इस तरीके से यहाँ पर टॉप 50 क्वेश्चंस को आप लोगों ने कंप्लीट पढ़ लिया। मुझे पूरी उम्मीद है दोस्तों आप लोग के बहुत सारे डाउट्स भी क्लियर हुए होंगे और अच्छे से